साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का मुख्य प्रयोजन विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। बहुत विद्वान डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में बताया है कि साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, उसकी परंपराओं के उत्थान पतन एवं उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों के दिशा प्रवर्तन आदि के कालक्रम को स्पष्ट करना ही काल विभाजन का लक्ष्य होता है। अन्यथा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जहाँ काल विभाजन उपयुक्त लक्ष्य की पूर्ति में साधक के स्थान पर बाधक बनता हो, वहाँ यही उचित है कि उसके अभाव में ही काम चलाया जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें काल विभाजन का महत्व समझ में आता है। बिना काल विभाजन के किसी भी साहित्य को या किसी भी काव्य को हमें समझने में अत्यंत कठिनाई होती है। विद्वानों के अनुसार इतिहास के विवेचन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने के लिए साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा साहित्य और इतिहास के चिरंतन संबंध को दर्शाती है। भारत के विद्वान आलोचकों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर साहित्य के रूप में ऐसी बहुमूल्य निधि हमें प्रदान की है जो हजारों वर्षों की सीमाओं को लांघकर आज भी साहित्य के अनुरागियों के हृदय को प्रभावित करती है। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम प्रयास 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई अ हिंदुस्तानी ग्रंथ द्वारा किया। यह ग्रंथ हिंदुई और हिंदुस्तान के बारे में था। ग्रंथ 2 भागों में विभाजित था। पहले भाग में कवि परिचय और दूसरे भाग में कवि की रचनाओं के उदाहरण थे जो फ्रांसीसी भाषा में लिखे गए थे। पुस्तक का दूसरा संस्करण 3 भागों में पेरिस से प्रकाशित हुआ और सन 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने तबकातुश उपसुवास लिखा और सन 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा, जिसमें अनेक कवियों का साहित्यिक एवं जीवनगत विवरण था। किंतु साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ये पुस्तकें बहुत अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुई और बाद में 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक परवर्ती इतिहासकारों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुई और मुख्य बात इसमें यह थी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें न तो संस्कृत और प्राकृत को सम्मिलित किया गया है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के प्रारंभिक संकेत जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किए गए विवेचन से ही प्राप्त हुए थे और इस ग्रंथ में प्रत्येक काल की युगीन काव्य प्रवृत्तियों का चित्रण, गौण कवियों का उल्लेख, संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों को उद्धृत करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती तासी और शिव सिंह सरोज के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा नामधारी ग्रंथों तथा अन्य काव्य ग्रंथों की सामग्री का उपयोग करते हुए काल विभाजन का आधार प्रस्तुत किया। किसी भी काल निर्धारण के विभिन्न आधार होते हैं। जब हम काल निर्धारण करते हैं तो ग्रियर्सन ने काल निर्धारण को अनेक प्रकार से विभाजित किया, जैसे चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसी के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि ग्रियर्सन ने प्रारंभ में काल निर्धारण किया था, जिसका अर्थ संभवतः यह रहा होगा कि वे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 ईस्वी से मानते हैं। बाद में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जिसे उन्होंने प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल तथा परिवर्तन काल और वर्तमान काल में विभाजित किया। काल निर्धारण में साहित्यकारों के अनेक मत और तर्क रहे हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने निस्संदेह मिश्र बंधुओं के वर्गीकरण को श्रेष्ठ माना है, लेकिन इसमें भी असंगतियां पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक मान्य और परिष्कृत आधार प्रस्तुत किया और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल के नाम से विभाजित किया और इसे तदंतर विद्वानों ने भी सामान्य रूप से सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने दिनेश ने आदिकाल के सीमांकन पर अपना विवेचन प्रस्तुत किया और इसी तरह से
आदिकाल की सीमाओं का निर्धारण किया गया। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया, जो बाद में अन्य विद्वानों द्वारा भी मान्य हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आदिकाल के नामकरण की भी समस्या रही। तो हम अगले अध्याय में इसे इसी रूप से पढ़ेंगे कि आदिकाल के नामकरण की समस्याएं क्या है और विद्वानों के उस पर क्या विचार है।